हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल बीके टेकिनो पे। तो आज हम लोग कोहलबर्ग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे उम्मीद है कि आप वहाँ जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च करके अवश्य देख लें, ताकि आप यहाँ पर जो प्रश्नोत्तरी हो रहा है उसका सही जवाब दे पाएंगे। और इसका वेटेज हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, जैसे नवोदय में, केवीएस में, आर्मी पब्लिक स्कूल में, DSSB में, सीटेट में, ETC। ठीक है, सीटेट में इसका वेटेज पेडागोजी में पूछा जाता है। पेडागोजी में इसके प्रश्न 4 से 5 रहते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का आज का हमारा सवाल। ठीक है, नंबर 1 में क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, According to Kohlberg, a teacher can instill moral values in children by। इसका ऑप्शन है नंबर 1, गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग। दूसरा ऑप्शन है लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर। तीसरा ऑप्शन है इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इशूज़। और चौथा ऑप्शन है गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव। ठीक है, चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। दूसरा है व्यवहार का स्पष्ट नियम बनाकर। तीसरा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर। या चौथा है कोई से व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। चूँकि कोहलबर्ग साहब जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया है, तो पहला ऑप्शन धार्मिक शिक्षा के महत्व के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं किया है, इसलिए ये नहीं होगा। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर इसके माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन इससे जो होगा बच्चा का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा देखते हैं नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर, हाँ ये हो सकता है। और चौथा देखते हैं कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। कठोर निर्देश देने की बात RTE एक्ट 2009 साफ साफ मना कर दिया है, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो है नैतिक मूल्यों का, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर इससे क्या होगा कि बच्चे अगर चर्चाओं में शामिल होते हैं तो वे एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान होता है, जिससे बच्चा अधिक से अधिक सीख पाएंगे और उसमें नैतिक मूल्यों का विकास हो सकेगा। ठीक है, चलिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग कॉल्ड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है नंबर 1, मोरल रिलेजम, मोरल डायलेमा, मोरलिटी कोऑपरेशन या मोरल रीजनिंग। ठीक है, चलिए हिंदी देख लेते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि कोहलबर्ग साहब जो थ्योरी दिए तो उसमें एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके बीच है, नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है, नैतिक दुविधा कहा जाता है, सहयोग की नैतिकता कहा जाता है या नैतिक तर्कना कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। मैंने वहाँ पे, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जाके वीडियो देखें, ताकि इस क्वेश्चन का आप आसानी से जवाब दे सकेंगे। यही सिर्फ क्वेश्चन नहीं, बाकी बात जितने भी क्वेश्चन उसका आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा नैतिक दुविधा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉरल डायलेमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तीसरे नंबर का, उसको देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। द बेस्ट वे ऑफ इंक्लूड मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन इज। ऑप्शन है नंबर 1, टू गिव मोरल लेक्चर्स इन द मॉर्निंग असेंबली। दूसरा ऑप्शन है पुट अक्रॉस ए सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेक ए डिसीजन। तीसरा ऑप्शन है डेमोस्ट्रेशन ऑफ मोरल वैल्यूज बाय टीचर एंड एल्डर्स। और चौथा ऑप्शन है टीचिंग स्टूडेंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉरल एंड इनमॉरल। ठीक है, हिंदी देख लेते हैं इसका क्या कह रहा है। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। ठीक है, बच्चों में क्या करना है, नैतिक मूल्यों का विकास। जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पहले सर्कल कर ले।
बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका पूछना। ठीक है, सर्वाधिक उचित तरीका पूछा गया है, तुमको सर्वाधिक उचित तरीका बताना है। पहला ऑप्शन है प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक और बड़ों द्वारा नैतिक विचारों का प्रदर्शन। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक एवं बड़ों द्वारा नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो इसमें समझते हैं पहला ऑप्शन नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए ये भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और तीसरा शिक्षक और बड़ों द्वारा नैतिक विचारों का प्रदर्शन, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और चौथा है शिक्षक एवं बड़ों द्वारा नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना, ये भी कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शन के माध्यम से हम जो है बच्चों में नैतिक विकास को विकसित करते हैं, नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, सर्वाधिक उचित पूछा गया। तो इसमें से सर्वाधिक उचित कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक उचित होगा नंबर 2 ऑप्शन, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। इसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चा के पास जब हम परिस्थिति रखते हैं तो वो अपने अनुसार सोचता है, अपने अनुसार समझता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अपनी अंदर की भावनाओं को प्रकट करता है हमारे सामने, जिसके कि हम स्पष्ट हो जाते हैं और उस स्पष्ट हो जाते हैं कि बच्चा ने क्या सीखा है और क्या सीखने की उसकी आवश्यकता है। इससे उनका नैतिक मूल्य विकसित हो सकता है। ठीक है, चलिए समझ में आया ऑप्शन 2 क्यों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, चौथे नंबर का क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। ऑप्शन है डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस, इन द सेम फैशन और एट डिफरेंट स्टेजेस, एज पर द कॉन्टेक्स्ट या एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिविंग बाय द पेरेंट्स। ठीक है, हिंदी देख लेते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। कैसे चिंतन करते हैं, तो अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं, या अलग चरणों में समान रूप से चिंतन करते हैं, या संदर्भों के अनुसार चिंतन करते हैं, या अभिभावक द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो हमको पूछा गया है कोहलबर्ग के अनुसार, किसके अनुसार, कोहलबर्ग के अनुसार क्या पूछा गया, सही और गलत के बारे में जो बच्चे चिंतन करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे जो चिंतन करते हैं वो कैसे चिंतन करते हैं। ठीक है, चूँकि कोहलबर्ग साहब जो हैं तीन तरह के थ्योरी में बात बताए हैं, तीन थ्योरी दिए हैं कोहलबर्ग के अनुसार। तो उनका टोटल का 3 का 2 क्या है, उप थ्योरी है। ठीक है, जैसे 3 थ्योरी है उसके 2 पार्ट हैं, 3 दूनी 6 थ्योरी टोटल दिए हैं, और 6 जो दिए हैं वो प्रत्येक आयु के अनुसार डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पर हमको पूछा गया कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में जो बच्चे चिंतन करते हैं तो अलग आयु में अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, अलग आयु में अलग तरीके से करते हैं, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, 5वां नंबर का। 5वां नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके बारे में समझते हैं। चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल, ठीक है, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस एज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, इसका ऑप्शन है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर का इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, या सोशल कंट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, ऑप्शन है ए एंड डी, ए एंड सी, बी एंड ए, या चौथा बी एंड डी। हिंदी देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय का बच्चा पूछ रहा है, प्राथमिक विद्यालय कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 to 5 पूर्व प्राथमिक, और निम्न प्राथमिक 1 से 5 तक। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, निम्न प्राथमिक कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। चलिए, निम्न प्राथमिक कहाँ से होता है, 1 to 5 क्लास को निम्न प्राथमिक कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय
को दो भागों में बांटा गया, निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। तो निम्न प्राथमिक 1 से 5 क्लास और उच्च प्राथमिक 6 to 8 क्लास। प्राथमिक को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। निम्न प्राथमिक को 1 से 5 कहते हैं और उच्च प्राथमिक को 6 से 8। यहाँ तक समझ में आया? तो चूंकि हमको पूछा गया लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार प्राथमिक विद्यालय, तो प्राथमिक विद्यालय में कहाँ तक हो जाएगा? 6 to 8 तक हो जाएगा, यानी कि 1 to 8 तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के बच्चे में। आयु के अनुसार पूछा गया तो 1 से 8 तक के बच्चे को हम क्या देख सकते हैं? आज्ञा और दंड उन्मुक्तिकरण दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं? आज्ञा एवं दंड ए नंबर दे सकते हैं। ठीक है, ए नंबर दे सकते हैं। व्यक्तिकता और विनिमय ये दे सकते हैं। दूसरा क्या है? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। व्यक्तिकता और विनय ये नहीं हो सकता। अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध या सामाजिक अनुबंध व्यक्ति। जब मैं आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था पहला अवस्था क्या होता है? आज्ञा एवं दंड का, और दूसरा इसी में क्या होता है? अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, यानी कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जैसे कोतेसा वाला नियम बताया था, इसीलिए इसमें क्या होगा? ए एंड सी। कहाँ ए एंड सी? जहाँ होगा वही मेरा राइट आंसर होगा, यानी कि दूसरा नंबर का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया आप लोग को? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर का। बहुत ही आसान है, अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। नहीं भी पढ़े हैं फिर भी दे सकते हैं, लेकिन गलतियां होंगी। ठीक है, तो अगर आप मेरा थ्योरी वाला टॉपिक नहीं पढ़े तो वहाँ जाके लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित सारे बातों को जाने। जैसा कि मैंने वहाँ पे बताया लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कितने थ्योरी दिए, इसके कितने उप थ्योरी दिए, सारे बातों को वहाँ पे आसानी तरीक़ा से बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर का। क्या कह रहा है? अभिमन्यु ए स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकल वीकर सिचुएशंस टेकन्स एडमिशन इन क्लास 4th। ठीक है, किस क्लास में एडमिशन लेना चाहता है? 4th क्लास में ऑफ अ पब्लिक स्कूल अंडर आरटी एक्ट, कौन एक्ट? 2009 का जो एक्ट है। आफ्टर सम टाइम को स्टूडेंट ऑफ अभिमन्यु स्टार्टेड बलिंग हिम फॉर हिज पुअर बैकग्राउंड। ठीक है, किस बैकग्राउंड से? पुअर बैकग्राउंड। एज अ टीचर व्हाट शुड यू डू दिस इन दिस सिचुएशंस इफ यू आर फॉलो द कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, पूछ रहा है कि अभिमन्यु जो है एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बच्चा है और उनके छात्र जो है उसको क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं। इससे संबंधित है। चलिए इसका ऑप्शन पहले देख लेता हूँ। नंबर 1 नंबर का ऑप्शन क्या दिया है? कन्वे इट टू स्टूडेंट्स दैट दे विल बी पनिश्ड इफ दे कंटिन्यू ब्यूलिंग अभिमन्यु। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? कंसल्ट स्टूडेंट अबाउट एक्सेप्टिंग अभिमन्यु एज देयर फॉलो स्टूडेंट्स। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? तीसरा ऑप्शन है आस्क अभिमन्यु टू अवॉइड द स्टूडेंट हु बुली हिम। और चौथा ऑप्शन क्या है? रिक्वेस्ट प्रिंसिपल टू अरेंज अ डिसेंट ड्रेसेस एंड पेयर टू ऑफ शूज फॉर अभिमन्यु। हिंदी देख लेते हैं क्या कह रहा है। हिंदी में इसको समझते चलते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। 6 नंबर का है। अभिमन्यु जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक पब्लिक स्कूल की कक्षा 4 में दाखिला लेता है। ठीक है, कुछ समय बाद अभिमन्यु के सहपाठी उसे उसकी गरीबी पृष्ठभूमि के लिए बहुत परेशान करता है। ठीक है, गरीब पृष्ठभूमि के लिए क्या करता है? काफ़ी परेशान करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे यदि आप कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का अनुगमन करते हैं तो? ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन है नंबर 1 में शिक्षार्थी से कहेंगे कि यदि वे अभिमन्यु को परेशान करना जारी रखते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। या दूसरा नंबर का अभिमन्यु को अपने सहपाठी के रूप में स्वीकार करने के बारे में शिक्षार्थियों को परामर्श देंगे। या तीसरे अभिमन्यु से कहेंगे कि जब जो बच्चे उसे परेशान करते हैं उनकी उपेक्षा करें। या चौथा प्रधानाचार्य से निवेदन करेंगे कि वे अभिमन्यु के लिए क्या करें? अभिमन्यु के लिए एक मिनट थोड़ा सा बढ़ा दूँ, अच्छी पोशाक और एक जोड़ी जूते का प्रबंधन करें। तो इसमें से सबसे उचित ऑप्शन कौन सा होगा बताना आप लोग को। क्विक देखिए, अभिमन्यु एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम
एक्ट 2009 के अनुसार जो है चौथी कक्षा में दाखिला लेता है। कुछ समय बाद अभिमन्यु के सहपाठी उसे चिढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर हम टीचर होंगे तो क्या करेंगे? ये दंडित नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा? बच्चा डर जाएगा, भय पैदा होगा। अभिमन्यु को अपने सहपाठी स्वीकार करने के बारे में शिक्षक परामर्श देंगे। तो परामर्श देंगे तो इससे क्या होगा? सीख तो जाएगा, लेकिन उसका जो है बाहर में फिर चिढ़ाएगा ही, इसीलिए ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, और ये भी नहीं करेंगे। तो सबसे उचित ऑप्शन हमको पूछना है। करना हो तो इसमें से कुछ ही नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं? हमको करना क्या है? चूँकि हमको कोहलबर्ग के अनुसार चलना है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, तो कोहलबर्ग का जो पहला सिद्धांत है दंडित करने की बात, तो 1 नंबर का हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। कहेंगे शिक्षार्थी से कहेंगे कि यदि वे अभिमन्यु को परेशान करना जारी रखते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। अगर ऐसा कहेंगे तो वो क्या होगा? उसको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, इसमें समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा आप लोग को 1 नंबर क्यों होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चूँकि कोहलबर्ग से संबंधित पूछा है इसीलिए इसमें दंडित किया जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। 7वें नंबर का प्रश्न क्या है? कर्नेल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल procedures and exchanges. He thinks that he cannot support a court government which spends millions of rupees in building unnecessary dams. He is probably in which state of Holberg stages of moral development? Pre-conventional, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या प्री कन्वेंशनल? ठीक है, यहाँ पारा कन्वेंशनल है, ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में और हिंदी में भी। कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद भी आयकर नहीं देता है, ठीक है। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपया खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं, ठीक है। चलिए, वे जो है, अब कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद भी आयकर नहीं देता है, इसीलिए नहीं देता। पूछ रहा है कि ये कोहलबर्ग के किस सिद्धांत पे है। तो वे जो है अपने अनुसार सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है। वे अपने सोच समझ से अपना राय रखते हैं, इसीलिए ये किस स्तर पे हो गए? तो ये हो गए पश्च परम्परागत के। किस पे? पश्च परम्परागत, ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल, ये ऑप्शन होगा। पूर्व परंपरागत तो नहीं है। इस अवस्था में जो है बच्चे दूसरे के चिंतन पे अपना चिंतन करते हैं। परंपरागत भी नहीं है और परंपरागत नाम जैसा कोई टर्म नहीं है। 3 तरह के थ्योरी दिए हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत, ठीक है। तो परंपरागत तो है नहीं, पूर्व परंपरागत है नहीं, पश्च परंपरागत, क्योंकि इस स्तर में बच्चे जो सही है जो गलत है वो सोच समझ के कोई भी राय लेता है, इसीलिए हमारा क्या होगा? पश्च परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां खत्म, 8वां देख लेते हैं। 1 मिनट, 8वां नंबर का देखते हैं। चलिए 8वां क्या कह रहा है? ए टीचर सेज टू हर क्लास एज इंडिविजुअल असाइनमेंट्स आर डिजाइनिंग टू हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट असाइनमेंट प्रिस्क्राइब्ड विदाउट एनी असेम्पटेंस। सी इज रिफेरिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन है प्री कन्वेंशनल स्टेज, 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, या 3 दूसरा ऑप्शन है कन्वेंशनल स्टेज, 4 लॉ एंड ऑर्डर, या 3 है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 5 सोशल कंस्ट्रक्ट, या चौथा प्री कन्वेंशनल स्टेज, 1 पनिशमेंट एंड अवॉइडेंस। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत कर रहा है। किस चरण के? पूर्व औपचारिक चरण, मतलब कि इसमें जो है समझाया गया कि बच्चे जो है, शिक्षिका कह रही है एक कक्षा से कि ऐसे प्रदत्त कार्य का निर्माण किया है कि प्रत्येक बच्चा अपने
से ही कार्य को कर सकते हैं, ठीक है, किसी की सहायता नहीं लेना है। तो कोहलबर्ग के अनुसार यह नैतिक चरण की किस अवस्था में है? तो पहला अवस्था कह रहा है पूर्व औपचारिक चरण, व्यक्तिगत और विनिमय, तो ये हो सकता है, या औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था, या तीसरा पश्चौपचारिक चरण सामाजिक संविदा, या चौथा पूर्व औपचारिक चरण दंड परिवर्जन। ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि दंड तो पहला अवस्था है। सामाजिक संविदा ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सामाजिक संविदा है। औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपने आप से कर सकता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? एक होगा पूर्व औपचारिक चरण व्यक्तिगता और विनिमय, अपने अनुसार सारे कार्य को क्या करना है? सॉल्व करना है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, प्री कन्वेंशनल स्टेज टू इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें नंबर का हो गया। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? ठीक है, वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, स्टेजेस आर आइसोलेट रिस्पॉन्स एंड नॉट जनरल पैटर्न, यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चरल्स, या स्टेजेस प्रोसीड इन अ नॉन हायरार्किकल मैनर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? पहला है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, दूसरा है विभिन्न चरणों अलग अलग प्रत्युच्चर हैं ना कि समान प्रतिमान, ठीक है, सभी संस्कृतियों के संबंध चरणों का सर्वांग श्रृंखला, या चौथा विभिन्न चरणों एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गैर पदानुक्रम के रूप से आगे नहीं बढ़ते, एक सीक्वेंस में बढ़ते हैं, सभी सांस्कृतिक से संबंध संस्कृतियों की बात नहीं करते हैं, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि समान प्रतिमान, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस क्या होगा? ये दोनों में हमको चूज करना है। तो विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि समान प्रतिमान, एक जैसा नहीं है, हर चरण में हर तरह की बात सीखता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10वें नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज अ टीचर यू फैमिली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग एंड बुलिंग एंड पुट अप posters and from comments in school. The young adolescents who join you with strong beliefs are at which of the following stages? The conventional level, the pre-conventional level, the post-conventional level, या social order maintaining level। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। आप एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में रैंकिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोरी जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होगी? ठीक है, यानी कि क्या करना है? रैंकिंग और धमकाने को सख्त विरोधी कह रहे हैं। ठीक है, किसको? रैंकिंग और धमकाने को सख्त विरोधी है कौन? एक टीचर। तो आप हमसे जो जुड़ेंगे किशोर, मतलब कि बच्चे, किशोरी बच्चे, वो किस स्तर पे होंगे? परंपरागत स्तर पे, यानी कि हम लोग जो है अपने स्तर से काम कर रहे हैं, यानी कि हमको लगता है कि हमारा माइंड सेटअप है कि गलत रैंकिंग करने से क्या होता है? बच्चा का बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं और स्कूल में क्या करते हैं? पोस्टर लगवाते हैं। ठीक है, और इससे जो जुड़ने वाले बच्चे होते हैं वो किस स्तर पे होंगे? मैंने बताया कोहलबर्ग साहब 3 तरह के थ्योरी दिए, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ये तीनों में क्या कौन सा होगा सही? तो उत्तर परंपरागत, क्योंकि अपने अनुसार सोच विचार के कर रहे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3 सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप सारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो आपसे उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपकी समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त यारों में शेयर कर दें, ताकि सबों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।